हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 1988 से लेकर नीट 2022 तक के क्वेश्चन। 2021 एंड 2022 के जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि जो भी क्वेश्चन अगर वो NCERT से आया है तो मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता रहूँगा कि NCERT से किस पेज से और किस लाइन से किस पैराग्राफ से वो क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। और जो मैं वो NCERT ले रहा हूँ वो 2021 वाला जो एडिशन है, जो लेटेस्ट एडिशन है NCERT का, उसके अकॉर्डिंग जो वो पेज नंबर बताऊंगा। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर एल्केन्स। अब हमारे पास में नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया एल्केन से, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। यानी इनमें से कौन सी ऐसी एल्केन है जो कि यहाँ पर वुड्स रिएक्शन के द्वारा नहीं बनाई जा सकती है। क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है एन हेक्सेन, यहाँ पे लिखा है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे लिखा है एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन, और यहाँ पे लिखा है एन हेप्टेन। अब वुड्स रिएक्शन जो वाला जो कंसेप्ट है वो NCERT के पेज नंबर 379 पर जो है वो मेंशन किया गया है, वुड्स रिएक्शन। क्लियर है। और यहाँ पर वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं एक हायर एल्केन बनाने के अंदर जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो। कितने हो? इवन नंबर ऑफ कार्बन। इवन जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस टाइप से इवन नंबर ऑफ कार्बन चेंज होती है वो बनाई जाती है वुड्स रिएक्शन से। अब देखिए हेक्सेन जो है वो हेक्स का मतलब 6 कार्बन, ये भी आज किसके अंदर आ जाएगा? इवन में। ब्यूटेन में कितने होते हैं? 4। ब्यूटेन में कितने होते हैं? 4, तो ये भी इवन में आ गया। हेप्टेन में 7, तो ये ओड नंबर आ गया, तो ये हम नहीं बना सकते, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बता चुका हूँ, NCERT पेज नंबर 379। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया? The alkane that gives only one monochloro product on chlorination with Cl2 in the presence of diffuse sunlight is। यानी ऐसी कौन सी एल्केन है जो केवल वन क्लोरो प्रोडक्ट देगी ऑन क्लोरीनेशन, और यहाँ पर क्लोरीन को जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है? इन सनलाइट। अब यहाँ पे दिया गया हमारे सामने ऑप्शन 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, नियोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन या फिर आइसोपेंटेन। अब देखिए नॉर्मल पेंटेन का मतलब क्या होता है? एक कार्बन की जो वो सिंगल चेन होगी, सिंपल। क्लियर है। आइसो का मतलब क्या होता है? एक कार्बन पे जो है वो डबल बॉन्ड, और फिर इस टाइप से 1 2 3 4 इस टाइप से। और 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन का 1 2 3 4 और फिर इस टाइप से, ये वाली हो गई हमारे सामने। तो इस टाइप से इन्होंने बोला गया है। तो अब हमें यहाँ पर देखिए, सॉरी 2 डाई मिथाइल है ना यहाँ पर, इस टाइप से 2 क्लियर है। तो अब यहाँ पर इस टाइप से हमें दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर होना क्या चाहिए एक्चुअल में, हमारे सामने ये जो क्लोरीनेशन वाला कंसेप्ट है ये NCERT में पेज नंबर 381 पर आता है। किस पे आता है? 381 पे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, हेलोजिनेशन बोलते हैं इसको। NCERT में ये कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए द एल्केन दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, यानी केवल एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगी क्लोरीनेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट निकल कर आना चाहिए। किस टाइप का प्रोडक्ट निकल कर आना चाहिए? एक ही टाइप का। अब नियोपेंटेन का मतलब होता है कार्बन से 4 कार्बन अटैच होना, ये वाला जो होगा वो नियोपेंटेन बोलते हैं इसको। CH3 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 और CH3। अब देखिए इनमें से किसी भी कार्बन का, चाहे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, किसी भी कार्बन का कोई भी एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उसकी जगह क्लोरीन ले आएंगे। तो चाहे वो क्लोरीन इसके साथ आए, इसके साथ आए, इसके साथ आए, इसके साथ आए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम टाइप का बनेगा। तो इसीलिए हमारा आंसर आएगा नियोपेंटेन। ये जो पूरा रिएक्शन वगैरह, हेलोजिनेशन वगैरह, ये कौन से पेज नंबर पे दिए? 381 पे दिए NCERT में। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 3 देख लेते हैं। 3 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन ए, कोई एक हाइड्रोकार्बन है ए, रिएक्ट विद ब्रोमीन, ये ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करता है बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड, और फिर क्या बनाता है? एल्काइल ब्रोमाइड, विच बाय वुड्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा गया। अब इन्होंने कहा कि वुड्स रिएक्शन हम यूज करेंगे। क्लियर है। क्या रिएक्शन यूज करेंगे? वुड्स रिएक्शन। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए वुड्स रिएक्शन यूज करें, इसका मतलब वहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जो वो बनेंगे। पेज नंबर 379 पे वापस वही सब कुछ प्रोसेस दिया गया है।
अब इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर हमारे पास में एक एल्काइल ब्रोमाइड बनती है, हाइड्रोकार्बन ए है, रिएक्ट विद द ब्रोमीन। मान लेते हैं हमारे पास में CH3 है और ये हमारे पास में ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3Br, इस टाइप का बनाएगा। विच बाय वुड्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन। अब लेस देन 4 कार्बन होना चाहिए, इस टाइप की रिएक्शन सेम NCERT में दी है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मारा गया है ये। वहाँ पर देखिए होता क्या है, अगर हमें मोर देन 4 चाहिए तो यहाँ पर कार्बन डबल है, 2 कार्बन है, और इसी टाइप से जब हम इसको वापस ये रिएक्शन करवाएंगे वुड्स रिएक्शन, तो ये हमारा CH और ये फिर वापस CH3 और CH3, मतलब ये 4 कार्बन का बनेगा, ये भी 4 कार्बन में बनेगा, ये भी, ये तो हमारे पास में जो रिएक्शन में जाएगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये सिंगल कार्बन है, तो अगर हम इसमें ब्रोमिनेशन लेंगे CH3Br और उसमें वुड्स रिएक्शन करवाएंगे तो ये CH3 को ऐड कर देगा और केवल 2 कार्बन आएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 कार्बन है और हमें कितने चाहिए, लेस देन 4 कार्बन चाहिए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नीट 2017 में है कि कन्फर्मर्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब बता दूं ये कन्फर्मर वाला सब कुछ दिया हुआ है NCERT में, पेज नंबर 383। यहाँ पे जो भी पूछा है हमसे बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ, ये बिल्कुल NCERT की लाइन कॉपी पेस्ट है। तो यहाँ पे बोला गया कि कन्फर्मर्स में से हमारे पास में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होती है, बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंज। तो दोनों जो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ होते हैं वो रिमेन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये साफ साफ NCERT ने लिख रखा है कन्फर्मर में। तो बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ द इथेन इज। अब ये भी बता देता हूँ आपको, ये भी NCERT के पेज नंबर 384, कौन सा, NCERT का पेज नंबर 384, वहाँ पर स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म दिया हुआ है और वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है, क्या कुछ होता है। क्लियर है? तो देख लेते हैं, हमारे सामने सबसे पहले लिखा है द इक्लिप्स्ड कन्फर्मर ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड। ये गलत है, स्टैगर्ड जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ये साफ साफ जो है वो NCERT में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द स्टैगर्ड कन्फर्मर ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, ये तो बिल्कुल सही है। देन इक्लिप्स्ड कन्फर्मर बिकॉज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैज़ नो टॉरिशनल स्ट्रेन। आगे देखते हैं ये वाला सी में, द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल देन द इक्लिप्स। इसका मतलब है कि ये स्टैगर्ड लेस स्टेबल होता है, ये भी गलत हो गया। पहले तो हमें ये याद रखना है कि स्टैगर्ड जो होता है वो ज़्यादा, यहाँ पे क्या लिखा गया, द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल। ये जी नहीं, स्टैगर्ड होता है, तो ये हमारे ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। तो बहुत आसानी से हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर जो टॉरिस्टियल स्ट्रेन होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 6 देख लेते हैं। अब हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। अब मोस्ट स्टेबल हमारे सामने कन्फर्मर बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही है, पेज नंबर सेम है, पेज नंबर 384 पे यहाँ पे डायग्राम दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने, यहाँ पर इनमें बताना है कि मोर स्टेबल कौन सा होगा। सबसे पहले तो ये वाली जो वो इक्लिप्स स्टेज है और ये वाली स्टैगर्ड स्टेज है। तो इक्लिप्स तो यहाँ पर स्टेबल नहीं होगी, स्टैगर्ड होगी। अब स्टैगर्ड के अंदर देखते हैं, यहाँ पर दोनों मिथाइल मिथाइल है और यहाँ पे दोनों जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर ये बिल्कुल बल्कि जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट होंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू ए मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन बाय, यानी लिक्विड हाइड्रोकार्बन जो उसको हम गैसियस हाइड्रोकार्बन में चेंज कर सकते हैं, किसके द्वारा। NCERT पेज नंबर 382 यहाँ पर लिखा हुआ है पायरोलाइसिस। जो पायरोलाइसिस वाला पैराग्राफ है NCERT के पेज नंबर 382 में, वहाँ पे पढ़ लेना। और वहाँ पे साफ साफ लिखा है कौन सा मेथड लगेगा, ऑक्सीडेशन, क्रैकिंग, डिस्टिलेशन एंड रिड्यूस या फिर हाइड्रोलाइसिस। तो वहाँ पे लगेगा क्रैकिंग मेथड। क्रैकिंग में होता क्या है, जो हायर एल्केन्स होते हैं उनको लोअर एल्केन्स या एल्किन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्म ऑफ इथिलाइन ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट स्टेबल बोला गया, मोस्ट स्टेबल में यहाँ पर इक्लिप्स से ज़्यादा तो कन्फर्मर्स यहाँ पर ये स्टैगर्ड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आप वापस वो पहले वाला कंसेप्ट लगाओगे कि यहाँ पे OH जो है वो यहाँ पर
ऑपोजिट साइड में है बल्कि ग्रुप, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ये OH OH 5 में है तो ये लेस स्टेबल होगा। अब एक्चुअल में यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी जो इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी दे देगी। क्या लगेगी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी जो इसको क्या दे देगी? ज़्यादा स्टेबिलिटी दे देगी। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। डाईहेड्रल एंगल इन स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज, डाईहेड्रल एंगल अगर स्टेगर्ड फॉर्म में देखें तो वो कितना होता है? एनसीईआरटी पेज नंबर 383 फिगर देख लेना 13.3। क्लियर है? अब वहाँ पर ये हमारे पास में स्टेगर्ड फॉर्म होती है इस टाइप से। क्लियर है? अब ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल इसको बोलते हैं डाईहेड्रल। अब ये वाला जो एंगल मैं बोलता हूँ ये तो होता है 120, और ये इसका हाफ हो गया तो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये डाईहेड्रल एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो हुआ 10 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रियली गिव ए हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट इन द गुड यील्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रियली गिव ए हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट, यानी हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन निकाल पाएंगे? अब देखिए सबसे पहले ए वाले के अंदर देखें, एनसीईआरटी में दिया हुआ है यहाँ पर हेलोजन जो है उसमें हम एडिशन करवाते हैं। तो वो अभी हम रिएक्शन पहले पढ़ के भी आते हैं। ये क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2Cl बन जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो है वो कंप्लीट हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें बी वाले में, तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा। यहाँ पर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो Cl यहाँ पर जो है वो OH से यहाँ पर जो रिप्लेस हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा, हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा यहाँ पे। अगर हम डी वाले की बात करें तो यहाँ पर क्या बनेगा? हमारे सामने RCOOH और ये जो AgI है वो दोनों कंबाइन कर जाएंगे, ये बाई प्रोडक्ट बनेगा और RCOOH बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है? एक हाइड्रोकार्बन बनाना है। तो हाइड्रोकार्बन इसके अंदर बनेगा इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। अब ये कौन सा प्रोसेस है? ये हमारा कोल्ब्स प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 379 पे दिया हुआ है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। जब हम यहाँ पर RCOOK में जो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो हमारे सामने यहाँ पर बनेगा RH प्लस CO2 प्लस KOH। ये जो K है ये OH के साथ में यहाँ पर रिप्लेस कर लेगा, और ये जो हमारे पास में क्या बन जाएगा? CO2 रिमूव हो जाएगी और RH जो है वो यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोकार्बन बच जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है इसके अंदर हाइड्रोकार्बन बनेगा। फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी पेज नंबर 379 पे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड दिया हुआ है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 11 देख लेते हैं। इन द कमर्शियल गैसोलीन द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर मोर डिजायरेबल। अब देखिए क्लास 12 से आया हुआ क्वेश्चन है, बट यहाँ पर बोला गया कि गैसोलीन में किस टाइप का हाइड्रोकार्बन ज़्यादा मोर डिजायरेबल है? लीनियर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, टोल्यूइन, ब्रांच हाइड्रोकार्बन या फिर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो जो ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ज़्यादा डिजायरेबल होते हैं। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो है 12 है। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ एन ब्यूटेन। आपको ही पता है गोच होगा, स्टेगर्ड होगा, स्क्यू होगा या फिर इक्लिप्स्ड होगा। इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड होते हैं, इनके बीच में जितनी स्टेज होती है उसको स्क्यू बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा स्टेबल हम पढ़ के आ चुके हैं कई बार, कौन सा होता है? स्टेगर्ड होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एंटी नॉकिंग मटेरियल। पहले जो है वो सिलेबस के अंदर था, काफ़ी से क्वेश्चन भी आ चुके हैं। 1996 का है, पहले एनसीईआरटी में सिलेबस में था। ग्लाइकोएक्सल, फ्रियोन, टेल या फिर इथाइलिन एल्कोहल एंटी नॉकिंग मटेरियल की तरह काम कौन करता है? तो एंटी नॉकिंग की तरह हम करता है टेल। अब टेल की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होता है टेट्रा इथाइल और एल से होता है लेड, यानी C2H5 जो हमारा इथाइल है वो टेट्रा होता है 4 और उसके साथ होता है लेड। तो ये फॉर्मूला आता है, ये टेट्रा इथाइल लेड जो एंटी नॉकिंग की तरह काम करता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे सामने बोला गया है रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम्स इन एल्केन हैज द ऑर्डर। रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की बतानी है कि सबसे ज़्यादा किस में होती है? एल्केन के अंदर। एनसीईआरटी के पेज नंबर 381 में फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेना, आंसर मिल जाएगा कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो टर्सरी में सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि एज ए कार्बोकेटाइन अगर चलेंगे तो इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट जो है वो है एल्कीन के बारे में। अब हम एल्कीन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है नीट 2020 का। क्वेश्चन क्या है? एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव मिथेनल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इट स्ट्रक्चर इज।
सिंपल है। देखिए ओजोनोलाइसिस एनसीईआरटी के पेज नंबर 391 पे दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? एनसीईआरटी के पेज नंबर 391 पे। ओजोनोलाइसिस को हम जो है वो मेनली किस टाइप से यूज़ करते हैं? टू डिटेक्ट डबल बॉन्ड। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है उसको डिटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए हमसे यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया, पर एक इंपॉर्टेंट है। देखिए एन एल्कीन ऑन ओजोलाइसिस गिव एन मीथेनल यानी एक कार्बन अलग होगा। क्या होगा? एक कार्बन केवल अलग होगा यहाँ पर, मीथेन वाला। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या तो यहाँ पर रिमूव करवाएं या पर यहाँ पर रिमूव। अगर यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड रिमूव करवाएंगे तो ये इथेनल बनेगा। क्या बनेगा? इथेनल। और अगर हम यहाँ पर रिमूव करवा रहे हैं तो ये क्या बनेगा? मिथेनल बनेगा। तो ओजोनोलाइसिस में यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पे मिथेनल बनेगा, यही इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। और ये वाला स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड रिमूव किया जाएगा ओजोनोलाइसिस के द्वारा। क्लियर हो गया? एनसीईआरटी पेज नंबर 391। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी वापस ओजोनोलाइसिस से पूछा गया। देखिए एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विद O3 यानी ओजोन एंड ZnH2O गिव्स प्रोपेनॉन एंड इथेनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कोई एक है वो दो प्रोडक्ट बना रहा है, एक प्रोपेन और एक इथेन। प्रोप मतलब यहाँ पे 3 कार्बन हो गए और एक इथेन यानी मतलब 2 कार्बन हो गए। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में हमारे पास में डबल बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है ओजोनोलाइसिस, अभी बता ही दिया था। तभी एक कार्बन वाला टूट के अलग हो गया, 2 कार्बन वाला अलग हो गया। इसका मतलब है इस टाइप से होगा ये 3 4 और ये 5। तो 1 2 3 यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। तो ये वाला अलग बन गया और ये वाला अलग बन गया। एक हमारा प्रोपेनॉन बन गया और एक हमारा इथेनॉल। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोपेनॉन बनेगा तो यहाँ पर CO अटैच हो जाएगा और ये जो है हमारा इथेनॉल बनेगा तो ये इस टाइप से अलग हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी? ओके। इनइक्विमोलर एडिशन ऑफ HCl एल्कीन A gives the B as the major product। अब यहाँ पे आगे देखते हैं एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन A। अगर ये A वाला प्रोडक्ट है, इसके अंदर हम HCl ऐड करते हैं तो वो B बनाता है इज द मेजर प्रोडक्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट B इज। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट B क्या बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये हमारे सामने दिया हुआ है कि यहाँ पर ये जो Cl है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं ऑप्शन B और C भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने यहाँ पर भी बोला गया कि यहाँ पर इस टाइप से है और इस टाइप से है और ये हमारा इस टाइप से। यहाँ पर इसके साथ में Cl अटैच किया गया, यहाँ पर इस टाइप से Cl अटैच किया गया, यहाँ पर इस टाइप से Cl अटैच किया गया। तो देखिए ओजोनोलाइसिस हो गया और फिर हम जब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के साथ में जाकर अटैच होगा। अगर आपको लास्ट वाले चैप्टर के MCQs आप कर चुकी हो तो आपको पता होगा। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे देखिए 3 3 6 2 8। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो अल्फा हाइड्रोजन है और ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसलिए इसके साथ में Cl आके अटैच होगा। क्लियर है? और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 391 पे आपको मिल भी जाएगा ओजोनोलाइसिस वाली रिएक्शन, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो हमें यही चीज़ करनी थी। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, इसके साथ में जुड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है हमारे पास में और 5 कार्बन का हमने पहले निकाल लिया था क्योंकि एक प्रोपेन बन रहा था, एक मिथेनॉल बन रहा था। ओके, नेक्स्ट हम जो वो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। इस कन्वर्जन को ये बनाने के लिए, सिस टू ब्यूटीन बनाने के लिए इनमें से कौन सा यहाँ पर हमारे पास में रिएजेंट लगेगा? Hg लगेगा, सोडियम लिक्विड NH3 लगेगा, H2PDC इक्विनोलिन या फिर ZnHCl। आपको इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, एनसीईआरटी का पेज नंबर 387 पे कॉपी पेस्ट किया गया है। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस के अंदर जो है वो यहाँ पर ये जो है वो हमने लिया है और यहाँ से ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो रिएजेंट यूज़ करेंगे वो वाले होंगे हमारे पास में पेडिलियम, कार्बन और क्विनोल हाइड्रोजन के साथ में। तो आंसर इसका जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शैल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाय द रिएक्शन विद HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन। या तो यहाँ पे एलिमिनेशन या फिर ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है। उसमें प्रोपीन किस में नहीं बनेगा? किसके अंदर जो है वो प्रोपीन नहीं बनेगा, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके अंदर नहीं आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और C कार्बन कार्बन और फिर डबल बॉन्ड देके यहाँ पे इसको हम ब्रेक डाउन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर तो बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर B वाली रिएक्शन के अंदर। B में एनसीईआरटी पेज नंबर 388 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे ये जो OH है इसको रिमूव करवा दिया जाएगा और यहाँ पर जो है एक डबल बॉन्ड दे दिया जाएगा, तो ये भी बन जाएगा।
क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं सी में। यहाँ पर क्या होगा देखिए, जब यहाँ पर हम HBr को ऐड करेंगे, क्लियर है, इसको ऐड करेंगे तो एक तो बनेगा CH2 और फिर हमारे पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर हमारा Br और फिर हमारा OH बन जाएगा। तो ये तो हमारे पास में जो है वो क्या नहीं बना है, इथीन नहीं बना है। यहाँ पर हमारे पास में OH ग्रुप भी आ गया, या फिर हमारे पास में जब दोबारा ऐड करेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड OBr ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो अब भी यहाँ पर ये इथीन नहीं बना है, तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है इसमें इथीन नहीं बनेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। और ये हमारा जो दिया हुआ है वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन दिया हुआ है, NCERT पेज नंबर 381 पे सेम वाइज टाइप है। यहाँ पर भी जो है वो इथीन बन जाएगा, ये Br रिमूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद द गैसियस ब्रोमीन हैज द फॉर्मूला। यहाँ पर बोला गया है कि कौन से ऐसी चीज है जहां पर मोस्ट आसानी से, बहुत ही आसानी से जो कंपाउंड है वो यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा गैसियस ब्रोमीन। अब देखिए, सबसे पहले हमें अगर गैसियस ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाना है तो NCERT के पेज नंबर 388 और 389 पर दिया तो हुआ है कि टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी वाला होता है, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं लगेगी। अब यहाँ पर मेन जो चीज़ देखनी होगी वो हमें देखनी होगी एल्कीन। एल्कीन जो है वो बहुत आसानी से रिएक्शन करवा पाएगी। अब ये क्या है, हमारे पास में एल्केन है, नहीं होगा। ये हमारे पास में क्या, एल्काइन, ये भी नहीं होगा। अब ये क्या है हमारे पास में, एल्कीन, और ये भी है क्या, हमारे पास में एल्कीन। ये हमारे पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये है हमारे पास में इस टाइप से, हाँ जी। और ये क्या है हमारे पास में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी H2 और H2 ये है हमारे पास में। बट यहाँ पर जब हेलोनियम आयन मैकेनिज्म चलेगा, पूरा एक मैकेनिज्म चलेगा, तो यहाँ पर इन दोनों में से, यहाँ पर भी कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पर इन दोनों में से जो मोस्ट स्टेबल और मोस्ट बेटर जो निकल कर आएगा रिएक्शन, वो यहाँ पर इसके अंदर निकल कर आएगी। इसके अंदर इतनी ज़्यादा मोस्ट स्टेबल नहीं निकल कर आएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों में Br जुड़ जाएगा, उतना स्टेबल नहीं होगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा आसानी से होगा। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। क्लियर है। पूरा मैकेनिज्म NCERT में पेज नंबर 388 और 389 पर दिया हुआ है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया, इन द रिएक्शन विद HCl एन एल्कीन रिएक्ट इन द अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकोव्स रूल्स टू गिव ए प्रोडक्ट 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन द पॉसिबल एल्कीन इज। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जिसके अंदर जब प्रोडक्ट आएगा वो 1 क्लोरो 1 मिथाइल, मतलब एक ही कार्बन पर Cl भी होनी चाहिए और हमारे पास में CH3 भी होनी चाहिए, और वापिस साइक्लोहेक्सेन जो है वो भी होना चाहिए। इस टाइप से हमारे पास में किसके अंदर आ सकता है ये चीज़, और अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल चलना है। अभी हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल जो है वो NCERT में पेज नंबर 389 दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोला क्या गया मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मार्कोनी रूल में क्या बोलता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है, जो क्योंकि यहाँ पे Cl आएगा, Cl क्या है, नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट के अंदर जो Cl जो नेगेटिव पार्ट आएगा वो उसके साथ अटैच होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वहाँ पर वो जाएगा। और फिर अगर वो वहाँ पर जाएगा, इसका मतलब वहाँ पे फिर कार्बोकेटाइन वाला प्रोसेस लगेगा, और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है उसके हिसाब से हम लगा देंगे। तो देखते हैं भैया, सबसे पहले सबसे कम हाइड्रोजन कहाँ जाएगा। देखो यहाँ पर भी इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन अगर देखें तो यहाँ पे 2 बॉन्ड ये ऐसे बना चुका है, 2 बॉन्ड ऐसे बना चुका है। तो इसका मतलब इस कार्बन पर अगर हम Cl को लाएंगे तो इस कार्बन पे ये डबल बॉन्ड बन के तो ये CH3 बन जाएगा और इधर क्लोरीन लग जाएगा। तो ये हमारा जो है वो 1 क्लोरो 1 मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन वाला प्रोडक्ट बना रहा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल्स। अब ये वाला भी देख लेते हैं। अब ये वाला कार्बन क्लियर है, इसमें 1 बॉन्ड इधर बना चुका है, 2 3 4 ये पूरे कार्बन बॉन्ड बना चुका है। ये 1 2 3 अभी भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास में एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन में जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल सबसे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर वो नेगेटिव पार्ट आएगा और वहाँ पर वापस Cl बना लेगा। क्लियर है। तो ये भी हमारे पास में जो है वो वापस से क्या बनेगा, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये दोनों बनेंगे। तो ऑप्शन ये तो हमारा आ गया, आंसर तो हमारा आ गया। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड देने हैं तो इनमें से कोई भी दे दो, बट ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो वो 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ। यहाँ पर डिहाइड्रेशन करवाने के बाद में कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला है, NCERT में पेज नंबर 388 पे दिया हुआ है। यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला फॉर्म वगैरह लगाना है हमें। अब OH को रिमूव करवाएंगे और फिर डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब यहाँ पर सिंपल आप देखिए,
वही वापस वही सेम चीज़ लगेगी हमारे यहाँ पे। तो मोस्ट स्टेबल अगर कार्बोकेटाइन बनाना है, ऐसे भी हाइलोजिनेशन करना है यहाँ पर, तो देखिए OH को हटाएंगे, क्लियर है, नेगेटिव पार्ट है, तो ये किस पे लगना चाहिए, जहाँ पे सबसे कम का जो है वो हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना सकता है ये कार्बन, इसका मतलब यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड होगा, क्लियर है। अब ये वाला जो है, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इसमें कार्बन यहाँ पर है, तो 1 2 और ये 3 4 कार्बन है, और यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन है। अब इसके साथ में अगर वो OH होता तो कोई बात होती, पर यहाँ पर देखिए चारों के साथ में अटैच है, तो यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला प्रोडक्ट तो बन सकता है, क्लियर है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं बाकी ऑप्शन, ये वाला भी बन सकता है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, और ये वाला भी बन सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड आ सकता है, क्योंकि जहाँ से OH रिमूव करा है हर बार उसी कार्बन के साथ में हमने डबल बॉन्ड बनाए हैं। देखो यहाँ पर भी इसी कार्बन, ये यहाँ पे OH था ना, इससे रिमूव किया तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना दिया इस कार्बन के साथ में, इससे OH किया था इसी कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना दिया हमने। ये देखिए यहाँ पर इस कार्बन से रिमूव किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, पर यहाँ पर इस कार्बन के साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, ये प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बन सकता है, अकॉर्डिंग टू सेम वही रूल रहेगा। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा, विच ऑफ द नोट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको करने के बाद ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन ए आ गया, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया कि ये हमारी एक रिएक्शन हो रही है, इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है भैया। अब देख लेते हैं, देखिए H2O में जो हमारा सामने जाएगा वो OH जाएगा, OH मतलब एक नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ से जब ये रिमूव हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बोकेटाइन बनेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक बनेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने हैं, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर ये इसके साथ में अटैच होगा तो वो मोस्ट स्टेबल बनेगा। तो इस टाइप का देख लेते हैं भैया, मोस्ट स्टेबल कौन सा बनेगा। देखिए ये वाला कार्बन था, क्लियर है, इसमें वहाँ पे वापस ये इतने वाले थे, और यहाँ पर OH अगर हमने ऐड किया तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया। इसी टाइप से ये देखेंगे तो हमने इसके साथ OH रिमूव कर दिया, ये तो बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा, और यहाँ पर इसके साथ देखोगे तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, इसके साथ में जो है वो OH को ऐड किया है, जो कि यहाँ पे ये चीज़ स्टेबल नहीं है। सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला होता, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये फर्स्ट के साथ OH कर दिया, ये भी नहीं होगा। मोस्ट स्टेबल जो है वो किसके साथ जा रहा है, यहाँ पर इसके साथ जा रहा है, जहाँ पर ये जो हमारा टर्सरी वाला जो ये वाला जो कार्बन था इसके साथ में जब OH चला के लग रहा है तो ये मोस्ट स्टेबल था, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी कौन सा ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे हमारे पास में सिस एंड ट्रांस आ सकता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन में एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, क्लियर है, ये इन और ये एन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये दो तो ऐसे नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं ब्यूटीन, 2 ब्यूटेनॉल, और यहाँ पे ये सिंपल 2 ब्यूटीन है। एनसीईआरटी पेज नंबर 386 पे सिस एंड ट्रांस एंड फॉर्म सारा दिया हुआ है। अब होना क्या चाहिए, सिस एंड ट्रांस फॉर्म क्या होते हैं, देखिए एक्स एक्स, ये कार्बन कार्बन है, अब यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई, ये तो हमारा हो गया सिस फॉर्म। अब ये दोनों सेम प्रोडक्ट होने चाहिए और ये भी सेम प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर ये रिवर्स हो जाते हैं इस टाइप से, मतलब कार्बन कार्बन, ये हमारे पास में एक्स, ये वाई, इधर वाई चला गया और इधर एक्स आ गया, तो ये हमारे पास में ट्रांसफॉर्म हो गई, ये चीज़ है। ये तो यहाँ पे एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। अब ये वाला देखिए, हम ये अगर बनाए तो ये क्या होगा, ब्यूटीनोल, ये एक हो गया हमारे पास में, एक यहाँ पे OH आ जाएगा, एक H आ जाएगा, एक हमारे पास में CH3 आ जाएगा, ये हमारे 1 2 3 और सॉरी हाँ इस टाइप से आएगा 1 2 3 4 प्रोडक्ट हो गया, एक H। अब देखिए एक OH आ गया, एक CH3 और एक इधर H आ गया। तो अब ये तो हमारे पास में अगर मैं इसको X नाम दूं तो ये XX हो गया, बट ये Y और ये Z अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, तो अलग अलग हो गए तो यहाँ पर ये तो सिस फॉर्म बना ही नहीं पाएगा, तो ये सिस फॉर्म बना पाएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, ट्रांसफॉर्म बना सकता है, इससे नहीं बना तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमें सिस भी बनाना है और ट्रांस भी बनाना है, दोनों बनाना है, तो इस टाइप में यहाँ पे आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए ये सेम चीज़ है और यहाँ पर हमने इसको रिमूव करके और Br को ऐड करना है, वापस Br को ऐड करना है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा लग रहा है आपको, ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 3 6 और 7 तो यहाँ पे आना चाहिए। अब इन्होंने पूछा है कि यहाँ पर ए जो प्रीडोमिनेंट कौन होगा, वही होना चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि टोटल 4 है, तो ये नहीं बनेगा। यहाँ पर देखते हैं कितनी है, यहाँ पर 3 और 1 4 है, ये भी नहीं होगा, और ज़्यादा देखते हैं आगे। क्लियर है, इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर भी आज जोड़ा है तो इसमें यहाँ पर केवल 2 ही है, ये तो बिल्कुल नहीं, इससे भी ज़्यादा थे 3 3 6 2 8, यहाँ पर ये है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। मोस्ट स्टेबल वाला था जिसके साथ हमने जाके ऐड करवाया था, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। क्लियर हो गया।
ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया है C5H10, यील्ड एसीटोन ऑन ओजोनोलाइसिस, यानी ओजोनोलाइसिस पे कौन हमें एसीटोन दे सकता है। अब सिंपल देखिए, ओजोनोलाइसिस जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 391 पे दिया हुआ है, कंप्लीट दिखा है कि कैसे ओजोनोलाइसिस होता है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसीटोन किसको कहते हैं। एसीटोन कहते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन जो है उसमें ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर CH3 और CH3 ऐसे अटैच होगा हमारे सामने, तो ये क्या होता है, एसीटोन होता है। अब सबसे सिंपल देखिए, ओजोनोलाइसिस में हम क्या करते हैं, इस टाइप से ऑक्सीजन का जो है वो बॉन्ड बनाते हैं कि यहाँ पे कार्बन होता है, फिर इस टाइप से ऑक्सीजन बना लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो ब्रेक डाउन करेगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ में जाएगा और एक ऑक्सीजन इसके साथ में जाएगा और एक H2O करके निकल जाएगा। तो ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ पर हमें इस टाइप में, इधर जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में टोटल कार्बन कितने हैं, 5 होते हैं। एक हम CH3 इस टाइप से अटैच कर लेते हैं, एक CH3 हम इस टाइप से अटैच कर लेते हैं, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देते हैं, फिर CH2 और CH3 इस टाइप से अटैच कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर ये हमारे पास सामने स्ट्रक्चर होगा तो हमारे सामने क्या होगा, सॉरी देखिए 1 2 3 और एक ही आएगा यहाँ पर हमारे सामने CH, ओके, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो CH3 आ जाएगा। अब इस टाइप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको क्या कहेंगे, देखिए 1 2 3 4 हमारे पास में जो वो सबसे पहले 4 आएंगे तो ब्यूटीन आएगा, ब्यूटीन वाला हमारे सामने आ सकता है। साइक्लोपेंटेन हमारा, क्योंकि ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा ओजोनोलाइसिस में, तो ये तो वैसे भी हट गया, साइक्लोपेंटेन तो है। अब 1 2 अगर हम देखें यहाँ पर तो 2 मिथाइल है और 2 पे ही हमारे पास में क्या है, ईन है। अगर हम इधर से काउंट करें तो 1 2 3 पे चला जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 पे ही मिथाइल आ जाता है और 2 पे क्या आ जाता है, ये चीज़ आती है। तो हमारे सामने जो आएगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन नहीं आएगा, 2 पे ब्यूटीन आना चाहिए, 1 पे ब्यूटीन आएगा। अगर ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा तो हमारे सामने जो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन वाला स्ट्रक्चर है उससे हमें एसीटोन मिल सकता है। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल रिएक्ट फास्टर विद हाइड्रोजन अंडर कैटालिक हाइड्रोजिनेशन कंडीशन, यानी हमें ये बताना है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा ऐसा एल्कीन है जो हाइड्रोजन के साथ में, कैटालिटिक हाइड्रोजन के साथ में बहुत जल्दी से हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर लेगा। अब देखिए यहाँ पर किस टाइप से दिया हुआ है, यहाँ पर इस टाइप से दिया है, आर जो एक एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, यानी ये कार्बन कार्बन, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन। अब कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा लेस रिएक्टिव होगा। अब देखिए यहाँ पर सिंपल है, इनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो मोस्ट स्टेबल ये वाला जो है वो मोस्ट स्टेबल है, क्यों, क्योंकि जो है वो सभी जो है हैवी ग्रुप्स इधर लगे हैं, तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया। उसके बाद में उससे स्टेबल कौन सा, ये वाला, यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब इन दोनों के अंदर 2 एल्काइल ग्रुप है, पर यहाँ पर दोनों सेम साइड में है और यहाँ पर दोनों जो है वो इस साइड में इस टाइप से है, तो एक ही कार्बन पे ये दोनों और दोनों हाइड्रोजन है। तो इनमें से दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, बी ज़्यादा स्टेबल है और ए वाला जो वो लेस स्टेबल है, तो जो लेस स्टेबल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया, रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। अब देखिए परोक्साइड और HBr का रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या लग रहा है, एंटी मार्कोनिक रूल लग रहा है, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 390 पे दिया है, एंटी मार्कोनिक रूल्स। अब एंटी मार्कोनिक रूल्स में क्या बोलते हैं कि जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि प्रोपीन के साथ में, यानी C, ये फिर है C और यहाँ पर CH3, इस टाइप से हमारे सामने बॉन्ड है। क्लियर, तो यहाँ पर हमें यही बताना है कि भैया इनमें से किस टाइप से होगा और यहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी, अगर हम ये रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास साथ में क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, यही तो होगा हमारे सामने, ये स्ट्रक्चर निकल कर आएगा, या फिर हमारे सामने यहाँ पर जुड़ेगा। अब हमें ये बताना है, तो देखिए जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पर हमें बताना क्या है, मेजर प्रोडक्ट बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 390 पे डायरेक्ट ये कि ये सेम रिएक्शन दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, और वहाँ पर जो है ये बनता है हमारे सामने CH3 CH2 CH2 और Br, इस टाइप से जुड़ता है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट के साथ में हमारे सामने Br जुड़ता है। अब आइसोप्रोपाइल बनता है, जी नहीं। एलाइल ब्रोमाइड बनता है, जी नहीं। 3 ब्रोमो 1 2 3 3 ब्रोमो नहीं, ये फर्स्ट पे ब्रोमो आएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने जो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड है वो बनता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 390 पे एंटी मार्कोनिक रूल्स के अंदर ये डायरेक्टली मेंशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया, ये कंपाउंड हमारे सामने ऑन रिएक्शन विद द NaIOF4 के प्रेजेंस में हमारे साथ में KMnO4 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड बनेगा।
तो सिंपल है, देखिए हमारे सामने ये CH3 है और यहाँ पे ओजोनाइसिस हो जाएगा और यहाँ पे एक जो है वो ऑक्सीजन आ जाएगा। तो एक तो ये कंपाउंड बनेगा हमारे सामने जो कि देखिए CH3CO वाला, और एक ये वाला जो है हमारे सामने CH3C और यहाँ पर एक और OOH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ये बन जाएगा। तो हमारे सामने CH3CO और COOH ये वाले दोनों कार्बन बनेंगे जब NaIO4 और KMnO4 के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तब। क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर इन, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो डिफर कैसे हो सकते हैं? पोजीशन ऑफ फंक्शनल आइसोमर, पोजीशन ऑफ एटम, स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम या फिर लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। एनसीईआरटी की पेज नंबर 383 पे डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर होते हैं किसमें? स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल, मान लो एल्कोहल है हमारे सामने और उससे हम एल्कीन बना रहे हैं यूजिंग किसको? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। विच इज द इफेक्टिव फैक्टर, इनमें से कौन सा सबसे मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर होगा यहाँ पर? पोरोसिटी ऑफ Al2O3, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या फिर सरफेस एरिया ऑफ Al2O3। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? तो एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 338 है, अब ये 338 कौन सा आ गया? हम चले जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11th क्लास 12th में एल्कोहल फिनोल ईथर वाला जो चैप्टर, वहाँ पर उसके अंदर हमें ये पूरी रिएक्शन दी हुई है और वहाँ पे सबसे मेन जो फैक्टर होता है वो टेम्परेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। ओके, तो अगर हाई टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे मेन फैक्टर भी जो निकल कर आता है वो टेम्परेचर निकल कर आता है। फिर बता रहा हूँ क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 11th है वहाँ का जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 338 है वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। विच रिएजेंट कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल, यानी हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर जो है कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिसकी वजह से जो प्रोपीन है उसको हम 1 प्रोपेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होती है ये? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये सेम वही है, एल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर है। चैप्टर नंबर हमारा 11th है, क्लास 12th वहाँ से ये एनसीईआरटी से उठाया गया। वहाँ पर पेज नंबर 330, कौन सा पेज नंबर? 330 एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएगा। और जो यहाँ पे रिएजेंट्स यूज होंगे वो हमारे सामने होंगे, यानी डाइबोरेन और परऑक्साइड और OH ये यूज होंगे हमारे सामने कंप्लीटली। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है विच इज मैक्सिमम स्टेबल, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? 1 ब्यूटीन स्टेबल है, सिस या ट्रांस या फिर ऑल हैव द सेम एबिलिटी। फिर बता रहा हूँ यहाँ पर इनमें से सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है। सिस और ट्रांस वाला जो दिया वहाँ पे बताया गया कि ट्रांस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो दो मिथाइल ग्रुप है उनमें जो रिपल्सन है वो सबसे कम होती है, इसलिए तो ट्रांस जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया 2 ब्यूटीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द, जो 2 ब्यूटीन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। क्यों दिखाता है? रेस्ट्रिक्शन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, फ्री रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड या फिर कायरल कार्बन की वजह से। एनसीईआरटी का पेज नंबर 386 क्लियर है, वहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन वाला है वहाँ पर हमें डायरेक्टली ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होती है, क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है अबाउट डबल बॉन्ड, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया 2 ब्रोमोपेंटेन, यानी यहाँ पे 5 कार्बन वाले में जिसमें 2 पोजीशन पे ब्रोमो लगा तो 2 ब्रोमोपेंटेन है, इज हीटेड विद पोटेशियम इथोक्साइड, यानी पोटेशियम इथोक्साइड के साथ में इसको हीट किया जाता है किसके अंदर? इथेनॉल के अंदर। मेजर प्रोडक्ट क्या निकलेगा? यहाँ पे हमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या निकलेगा। ट्रांस 2 पेंटेन निकलेगा, 1 पेंटेन, 2 इथोक्सी पेंटेन या फिर सिस पेंटेन निकलेगा। साफ साफ एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? पोटेशियम इथोक्साइड के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे ट्रांस बनता है, सिस नहीं बनता है। तो वहाँ पे क्या बनेगा? ट्रांस 2 पेंटीन हमारे सामने बनकर निकल कर आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने है, ये रहा। इन ए रिएक्शन, ये हमारे पास में है ओके, इथीन है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरस एसिड के साथ में एक यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, फिर यहाँ पे होता है कुछ रिएजेंट डाला जाता है और फिर हमारे सामने ये प्रोडक्ट निकलता है। तो यहाँ पे एम यानी ये मॉलिक्यूल बताना है कौन सा और ये रिएजेंट बताना है कौन सा है। एम एंड आर क्या होगा यहाँ पर?
क्लियर है। यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड डाला गया है इसके अंदर, इथीन के अंदर। तो देखिए सिंपल सा है, एनसीईआरटी के पेज नंबर आपको यह मिल जाएगा, जहाँ पर इसको जब हम रिएक्शन करवाएंगे, हाइपोक्लोरस क्या होता है, हाइपोक्लोरस होता है HOCl। हाइपोक्लोरस एसिड के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इस टाइप से होगा CH2OH और फिर CH2 और इसके साथ में Cl जट जाएगा, ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे अटैच होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऐसा कौन सा है, इस टाइप से हमारे सामने होगा ये वाला CH2Cl CH2OH, ये होगा हमारे सामने, देखिए CH2OH और फिर ये CH2 और ये Cl। तो इस टाइप से हमारे सामने जो निकल कर आ रहा है ये पहला प्रोडक्ट है। और यहाँ पे जो रिएजेंट है उसको एक्वस NaCO3 के साथ में और रिएक्ट करवाते हैं और फिर ये जो Cl है वो रिमूव होकर एक और OH वहाँ पे लग जाता है, तो ये CH2OH हो जाता है। तो हमारे सामने जो आएगा वो आएगा आंसर ऑप्शन डी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया, द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी गई है जहाँ पे हमारे सामने ये जो है वो प्रोपीन है, उसको हाइड्रोबोरेक्साइड के साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं और यहाँ पे ये CH3 CHBr बन रहा है, CH3। यहाँ पर हमें बताना है कि ये रिएक्शन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एनसीईआरटी के पेज नंबर 389 चैप्टर नंबर 13 यही हाइड्रोकार्बन वाला है। वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये जो एडिशन है, बोरॉन की एडिशन जो है ये रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये कहलाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 37 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट, किसके अंदर जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो है, 1 ब्यूटीन में, 2 मिथाइल, 1 प्रोपीन में, सिस में या फिर ट्रांसब्यूटीन में। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी के पेज नंबर 386 में लास्ट में लिखा गया है साफ साफ कि जो ट्रांस 2 ब्यूटीन है वहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो होता है और ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांस 2 ब्यूटीन है उसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, जीरो होगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 386 में साफ साफ मेंशन है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया, वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ HBr। हमें बताना है कि किसके अंदर एंटी मार्कोनिक जो HBr है उसका एडिशन नहीं हो सकता है। पेंट 2 इन, प्रोपीन, ब्यूट 2 इन या फिर ब्यूट 1 इन किसके अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ब्यूट 2 इन है, यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन, ये फिर कार्बन, फिर ये सिंगल सिंगल। अब ये वाला जो है इसके अंदर HBr नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल कार्बन हो गए, मतलब इसके इधर भी सेम कार्बन का अटैच है, ये भी सेम कार्बन है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए, तो एंटी मार्कोनिक रूल जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूट 2 इन में एंटी मार्कोनी रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, रिडक्शन ऑफ ट्यूब ब्यूटाइन विद सोडियम इन लिक्विड एमोनिया गिव्स प्रीडोमिनेंटली। अब देखिए ये भी एनसीईआरटी के पेज नंबर 387 पे दिया हुआ है, जहाँ पे हम प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम द एल्काइंस। वहाँ पे बोला गया कि रिडक्शन ऑफ 2 ब्यूटाइन, ब्यूटाइन जो है उसको सोडियम और लिक्विड एमोनिया में डाला गया तो क्या बनेगा, सिस 2 ब्यूटीन बनेगा, नो रिएक्शन, ट्रांस 2 ब्यूटीन और या फिर N ब्यूटीन। साफ साफ बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के पेज नंबर 387 पे ये साफ साफ मेंशन है। यहाँ पर बनता है ट्रांस 2 ब्यूटीन। अगर सिस बनाना है तो वहाँ पे पीडी कार्बन जो है वो अगर डालते हैं तो सिस ब्यूटीन बनता है, बट अगर ब्यूटाइन से हमें सोडियम लिक्विड डाल दिया एमोनिया के साथ में तो वो ट्रांस ही बनता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में देख लेते हैं, द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन ट्यूब ब्यूटीन इज ड्यू टू द, जो ये ट्यूब ब्यूटीन के अंदर यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है वो किस वजह से होती है। तो यहाँ पर ओवरलैप ऑफ 1s एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ओवरलैप ऑफ द 2sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ओवरलैप ऑफ 1p एंड 1sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल। तो होता क्या, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है और वहाँ पे साइडवेज ओवरलैप हो जाता है 2 ऑर्बिटल, उसकी वजह से। एनसीईआरटी के पेज नंबर 384 पर ये मेंशन भी किया गया है कि इस वजह से यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है ट्यूब ब्यूटीन में, क्योंकि साइडवेज ऑफ ओवरलैप हो जाता है 2 ऑर्बिटल। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस एंड ट्रांस आइसोमर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिस एंड ट्रांस आइसोमर को शो कर सकता है। अब देखिए ये एग्जांपल 11th, इसी चैप्टर के अंदर जो 11th एग्जांपल है वहाँ पर भी दिए गए क्वेश्चन ये सेम है। अब देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए, सबसे पहले तो हमें सिंगल बॉन्ड वाले होगी नहीं, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पर सिस भी दिखा सकता है और ट्रांस भी दिखा सकता है, क्योंकि एक साइड ये हाइड्रोजन आ जाएगा CL और फिर यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, तो ये वाला जो कंपाउंड है वो सिस एंड ट्रांस आइसोमर दिखा सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके,
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्काइन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एल्काइन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक रिएक्शन बताई गई है, उड़ीसा नीट 2019 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमें बताने हैं कि इसके अंदर कितने होंगे, 21 होंगे, 9 होंगे, 24 होंगे या फिर 18 होंगे। अब देखिए ये वाली जो रिएक्शन है वो कहाँ पर दी गई है, ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी के पेज नंबर 396 पे दी गई है। अब वहाँ पे ये जो CH3 है वो नहीं है, केवल हमारे सामने ये होता है और उसमें रेड हॉट आयरन ट्यूब होती है और फिर उससे हम क्या बनाते हैं, बेंजीन बनाते हैं। बट ये वाला जो होता है वो क्या होता है, एक CH3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये जो लास्ट में CH3 होता है वो उसके एक तरह से चेंज हो जाती है, फिर एक CH3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा और फिर एक CH3 जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी अल्टरनेट पोजिशन पर ये CH3 और ऐड हो जाएंगे, इसलिए लास्ट में CH3 देने का मतलब सिंपल सा ये है। तो अब सिंपल सा है, एक बेंजीन रिंग है जिसके आपको यहाँ पर मेटा एक पोजीशन छोड़कर जो है वो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, CH3 मिल जाएंगे। क्लियर है, अल्टरनेट पोजीशन पे CH3 मिल जाएंगे। अब इसके अंदर जो है वो आप सिग्मा बाउंड काउंट कर लीजिए, 4 4 4, तो यहाँ पे ये 12 ये हो गए और बाकी अंदर आप काउंट करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो टोटल काउंट कर लेना, यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड निकल कर आएंगे वो आएंगे 21। मैंने आपको कंपाउंड बता दिया कि कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया था 1 इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। अब देखिए एनसीईआरटी के पेज नंबर 394 पे जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है, साफ साफ एसिडिक स्ट्रेंथ दिया हुआ और प्योरली एनसीईआरटी की यही चीज़ जहाँ पे मेंशन की गई है। अब देखिए जो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन होते हैं। फिर उसके बाद में कार्बन कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है, बट इसमें देखिए एक सिंगल बॉन्ड भी है, बट इसकी जो है वो एसिडिटी अब भी ज़्यादा एज कम्पेयर टू इस, और सिंगल बॉन्ड वाले में सबसे कम होती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ये जो है वो करेक्ट ऑर्डर है और ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। चलो हम ऑप्शन बी और सी और डी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल, ये वाला पहले आना था और ये बाद में आना था, तो इस वजह से ये गलत हो गया। ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। फिर ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये भी बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो हमारा जो आंसर था वो आ चुका था ऑप्शन ए। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया प्रिडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको एक खास बात बताऊं, यहाँ पर ये हमारे सामने है, इसको H2O और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एंड जो यहाँ पर हमारे सामने मर्क्यूरिक सल्फ्यूरिक है उसके साथ है, फिर इंटरमीडिएट है, फिर उसका आइसोमराइजेशन होता है और फिर उसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो हमें इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट बनाना। अब आपको साफ साफ बता दूँ एनसीईआरटी के पेज नंबर 395 पर डायरेक्ट यही की यही दी हुई है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 395 पे डायरेक्टली यही दी हुई है। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और सबसे पहले क्या बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनता है ना यहाँ पर, वो बनता है एल्कोहल। इंटरमीडिएट हमारे सामने ये वाला बनता है। अब ये जो है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता भाई, ये इंटरमीडिएट ये जरूर बनता है हमारे सामने। अब ये वाला बनता है, ये इंटरमीडिएट नहीं, जो हमसे इंटरमीडिएट पूछा है ये वाला यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, अभी दिखाएंगे आपको। क्लियर है। अब ये देखिए ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा, ये तो हमने पहले भी बोल दिया, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। अब या तो ये वाले तो इंटरमीडिएट बनेंगे और फाइनल प्रोडक्ट मैंने बताया था कि ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ये जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। इसी के आइसोमराइजेशन होकर ये कार्बन जो डबल बॉन्ड है इधर आ जाता है और ये H इधर चला जाता है, तो इस टाइप से होकर ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन दी हुई है कंप्लीटली एनसीईआरटी के पेज नंबर 395 पे। तो ये वाला जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सही दिया है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्ब एनायन, ये हमारे सामने कार्ब एनायन है, इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। अब देखिए इससे आसान तो क्वेश्चन क्या होगा, जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर था जहाँ पे सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे हाइब्रिडेशन हमने करी थी। वहाँ पे क्या किया था कि इस कार्बन के साथ में कितने एटम अटैच हैं, इसके अलावा कितने लोन पेयर है। तो इसके साथ में एक तो ये है अटैच और एक ये माइनस साइन का मतलब हो गया यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो टोटल 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो ये हाइब्रिडेशन हो गई sp हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन बतानी है तो sp हाइब्रिडेशन हो गई, तो आंसर आ गया बहुत आसानी से, कौन सा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो चलते हैं 46 में। अब 46 में देखिए यहाँ पे इन द रिएक्शन, ये हमारे सामने रिएक्शन दिया, यहाँ पे NaNH2 लिक्विड एमोनिया दिया, फिर यहाँ पे CH3 CH2Br और इसके साथ में ये अटैच करता है, फिर X बनता है, फिर सेम यही चीज़ दोबारा लगती है और फिर यहाँ पे Y बनता है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर क्या चीज़ होगा क्या क्या कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखिए भैया एनसीईआरटी के पेज नंबर 394 पे ये चीज़ मेंशन की गई है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस है, वहाँ पर भी ये मेंशन की गई है। यहाँ पर ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर ये जो CH3 CH2 है ना, ये एक जगह जाके अटैच हो जाएगा। इसमें एक साइड में जो है वो CH3 CH2 जो है वो अटैच हो जाएगा। जब ये एक साइड अटैच होगा
तो कार्बन कार्बन ये तो CH ऐसे ही रह जाएगा। अब इधर अटैच कर दीजिए CH3CH2। अब ये देख लीजिए कौन सा प्रोडक्ट बना है, 1 2 3 4 कार्बन है और यहाँ पे 1 पे जो है वो आयन है। तो अब सिंपल है, 1 पे आयन है, 1 पे आयन है और हमारे सामने 4 जो है वो एटम अटैच हो गए। ओके उसके बाद में जो वापस एक CH3CH2 वो दूसरी साइड अटैच हो जाएगा। तो सिंपल है, एक CH3CH2C कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड थे, फिर C, फिर CH2 और CH3 ये दूसरी साइड अटैच हो जाएगा। तो अब ये देखिए 1 2 3 पे आएगा कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड और टोटल जो है वो 6 हो जाएंगे। तो 3 पे आएगा तो ये हेक्साइन बनेगा। उसके बाद में वापस वही, तो इस टाइप से हमारा ये वाला जो है ये प्रोडक्ट बनेगा, X वाला प्रोडक्ट ये बनेगा और Y वाला प्रोडक्ट ये बनेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडेशन एज इन द कम्ब्यूशन प्रोडक्ट ऑफ CO2। अब कार्बन में जो हाइब्रिडेशन है वो सेम हो गया। अब इसकी कितनी है, अब यहाँ पे कोई लोन पेयर है नहीं है, कितने एटम अटैच है, 2 एटम अटैच है, तो ये sp हाइब्रिडेशन हो गया। अब sp किस में होगा, देखिए इथाइन में। कार्बन में अगर हम ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दें तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, इसके साथ में भी है और इसके साथ में भी ये, तो ये हो गया हमारे सामने sp। तो आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दी हुई है हमारे सामने H2SO4 HgP, प्रोडक्ट बताना है भैया। और ये पूछा कि ये प्रोडक्ट जो होगा वो क्या नहीं देगा, ये जो प्रोडक्ट है वो क्या नहीं देगा। तो सेम है, ये वाला भी बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड और ये जो Hg के साथ में रिएक्शन करता है, पेज नंबर 395 पे ये रिएक्शन दी हुई थी। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन करके बनाता है एल्डिहाइड, ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, यानी ये इथेनॉल बनाएगा। अभी तो आपको बताया था ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। और जो एल्डिहाइड होगा ना प्रोडक्ट, वो विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है। एल्डिहाइड क्या नहीं देगा, विक्टर मेयर टेस्ट जो है वो नहीं देगा। यही पूछा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट क्या नहीं देगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन में वो एल्डिहाइड बनता है, इथेनॉल बनेगा। यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इथेनॉल, जो कि विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है, एल्डिहाइड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है Which of the following reagent will be able to distinguish between 1 ब्यूटाइन and 2 ब्यूटाइन। कौन सा ऐसा रिएजेंट है किसके साथ में रिएक्शन करने में हमें डिफरेंस समझ में आ सकता है 1 ब्यूटाइन का और 2 ब्यूटाइन का। मतलब 1 2 3 4, एक में तो यहीं पे हमारे सामने 3 कार्बन है और एक में हमारे सामने बीच वाले के अंदर 3 कार्बन है। तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जिसके साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो वो रिएजेंट है हमारा NaNH2। क्यों, क्योंकि देखिए NaNH2 पे जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। बट जब 2 ब्यूटाइन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, जब इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे ना तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। बट इसके साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो वो रिएक्शन ही नहीं होगी, इसके साथ में इसकी रिएक्शन ही नहीं होगी। जबकि ये जो हमारे सामने बिल्कुल जो है वो एंड पे जब हमारे सामने ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारे सामने जो है वो बनेगा ये। अब ये NCERT के पेज नंबर 395 पे दिया भी हुआ है रिएक्शन वाला। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया कंसीडर द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है जिसमें हाइब्रिडेशन sp होनी चाहिए। क्या इसमें sp हाइब्रिडेशन दिखाई दे रही है, डबल बॉन्ड में तो नहीं, क्योंकि देखिए एक इधर अटैच हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, तो 3 हो गए, तो ये sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। इसमें दे रही है यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन और यहाँ पर भी sp हाइब्रिडेशन हो सकती है, तो ये वाला तो लीनियर हो सकता है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए ये sp2 आ गया, ये लीनियर नहीं होगा, और यहाँ पर तो ये sp3 ये सारे ये भी नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में बेस स्ट्रेंथ पूछा इस बार। अब सिंपल है, देखिए NCERT के पेज नंबर 394 पे एसिडिक स्ट्रेंथ दिया हुआ था, उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दीजिए। अब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किस में होती है, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। अब बेस स्ट्रेंथ बतानी है तो ये सबसे कम हो जाएगा, तो थर्ड वाला सबसे कम, फिर 2, फिर 1, तो ये हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन बी। NCERT के पेज नंबर 394 पे दी हुई है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी अब करके आए थे। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट C ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये हमारी रिएक्शन है जहाँ पे HCl के साथ में रिएक्शन करते हैं, फिर B एक और कंपाउंड बनता है, फिर HI के साथ में रिएक्शन करते हैं और फिर C बनता है। तो ये बताना है कि ये क्या होगा। सिंपल है भैया, NCERT के पेज नंबर 395 पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, कौन सी रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में दिया हुआ है। सबसे पहले जो ये Cl होता है ना, ये इसके साथ में अटैच हो जाता है कार्बन के साथ में। तो ये देखिए ये CH3 CH2, फिर यहाँ पे CH2 और फिर यहाँ पर ये हो गया।
क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर ये तो बिल्कुल इसके साथ में अटैच हुआ है, तो इसके साथ में तो जो है वो Cl अटैच नहीं होगा। हमारे सामने जो Cl है वो ये जो कार्बन है जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन है यहाँ पर अटैच होगा भैया Cl। तो ये फर्स्ट सेकंड कार्बन वाले में होना चाहिए। अब ये तो फर्स्ट में ही हो गया, ये नहीं होगा हमारे सामने, पहली चीज़ तो यही हो गई। ये भी फर्स्ट में Cl अटैच हो गया, नहीं होगा, यहाँ पर Cl अटैच होगा, बिल्कुल सही है। और 1 2 3 या फिर इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4। अब ये आयोडीन यहाँ पर ये Cl अटैच हो सकता, बट अब देखिए आयोडीन भी इसी पे ही होगा सेम। जो आयोडीन है नेक्स्ट, उसके बाद में और तो कुछ है नहीं, केवल HI है, फिर वो भी आयोडीन जो है। तो ये Cl जो है वो भी यहाँ पर अटैच होगा और ये जो I है ये भी यहाँ पे अटैच होगा, तो दोनों एक पे ही होंगे और ये सेकंड वाला होगा। तो ये हमारे सामने जो है वो आंसर निकल गया 1 2 3 4। तो हमारे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी के पेज नंबर 395 पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एलाइड वाली सेम रिएक्शन है, कोई कुछ भी नहीं और इसमें। ओके, नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे सामने रिएक्शन दी है, यहाँ पे ओजोनोलाइसिस किया जा रहा है और हमें बताना है कि क्या प्रोडक्ट होता है। अब इस टाइप की जब रिएक्शन होती है ना तो हमें जो वो पहले हेड बना लेनी चाहिए। कैसे? ओजोनोलाइसिस जहाँ पे होगा CH3 फिर एक कार्बन फिर एक ऑक्सीजन फिर एक ऑक्सीजन फिर एक कार्बन फिर इनके बीच में और फिर ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन, ये हो गया, ये बना लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे CH2 और CH3 ये ऐड कर देंगे। अब इसको ऐसे हटा लो और इसको ऐसे हटा लो और ये जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके उड़ जाएगा। तो एक तो हमें मिलेगा CH3CH, एक देखो CH3C, CH3C, एक है CH3C और दूसरी साइड क्या है हमारे सामने ये CH3CH2, ये 3 कार्बन, CH3CH2 कार्बन, CH3CH2। अब यहाँ पर ये वाला हमारे सामने मिलेगा CHO मिलेगा या फिर हमारे सामने COH मिलेगा, ये हमें बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब ओजोनोलाइसिस करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है पेज नंबर 391 पे, और फिर उसके साथ में जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे दोनों के दोनों। तो हमारे सामने COH होगा और यहाँ पर भी COOH होगा, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। तो हमारे सामने जो रिएक्शन निकल कर आएगी वो आएगी ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है when CH3 CH2 CHCl2 is treated with NaNH2 the product is formed। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे सामने निकल कर आएगा। सिंपल है, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम तो Cl जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमारे सामने जो कार्बन कार्बन के बीच में है वो बॉन्ड बढ़ जाएगा। जो यहाँ पे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगी, यहाँ पे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगी तो यहाँ पे कार्बन कार्बन दो जो है वो क्लोरीन निकल कर और यहाँ पे जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बन जाएंगे, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारे सामने कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 55 आ गया हमारे सामने। व्हेन एसिटाइलिन is passed through dilute H2SO4 in the presence of HgSO4 the compound form is। एसिटाइलिन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एसिटाइलिन। इन ये ई में कंफ्यूज मत हो जाना और ये मत सोच लेना कि भैया ये जो है वो डबल बॉन्ड वाला इन वाला हो गया, आइन होना चाहिए था। एसिटाइलिन होता यही है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन बोलते हैं। 2 कार्बन होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर इनके बीच में रिएक्शन करवाएंगे जब ये वाली, तो ये साफ साफ दी हुई है, और यहाँ पर जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे सामने एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, यानी CH3CHO। तो वो कौन सा बनेगा? जब एसिटाइलिन की रिएक्शन करवाएंगे तो वो एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 395 पे रिएक्शन है भैया, कुछ नहीं किया है, वही रिएक्शन मैंने उठा के बता दिया और ये रिएक्शन काफ़ी बार आ चुकी है, वही बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 56 है। द सिलिंड्रिकल शेप ऑफ एन एल्काइन इज ड्यू टू। एल्काइन है भैया, ट्रिपल बॉन्ड है। अब सिंपल है, सिग्मा और पाई बॉन्ड बतानी है और कुछ नहीं बताना। तो अगर 3 है तो 1 सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। क्या यहाँ पे 2 सिग्मा होते हैं? नहीं, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। बिल्कुल सही है, यही तो हमें बताना है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया कि ये हमारे सामने एक जो है वो रिएक्टेंट है और यहाँ पे एक रिएजेंट आएगा और उसके बाद में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। हमें रिएजेंट बताना है कि कौन सा होगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 394 पे है भैया, और इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड वाली जो रिएक्शन है, प्रिपरेशन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, ये वो सेम ही रिएक्शन है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बताना है कि इसके अंदर रिएजेंट कौन सा होगा। सोडियम होगा, HCl H2 होगा, KOH CH2O5 होगा, Zn होगा, इन एल्कोहल होगा।
तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद एल्कोहल होगा और यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एनसीईआरटी पेज नंबर 394 में। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 58 है। ए कंपाउंड इज ट्रीटेड विद सोडियम, यहाँ पे एमोनियम है, टू गिव द सोडियम सोल्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। ये कंपाउंड बताना है कि कौन सा होगा। अब यहाँ पर देखिए सिंपल है, यहाँ पर जो रिएक्शन करवाएगा वो करवाएगा हमारे सामने इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला हमारे सामने जो है, ये तो हमारे सामने बेंजीन हो गई, ये हमारे सामने जो C2H6 है ये भी नहीं होगा। क्लियर है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि या तो हमारा एल्केन हो गया, ये हमारा एल्कीन हो गया और ये हमारा एल्काइन हो गया। तो एल्काइन रिएक्शन करवाएगा तो हमारे सामने आ जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 59 देख लेते हैं। द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सबसे शॉर्टेस्ट किसमें होता है? डायमंड में, इथेन में, बेंजीन में या फिर एसिटाइलिन में। एसिटाइलिन में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो सिंपल है भैया, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन आर एसिडिक बिकॉज। एसिटाइलिनिक वाला कौन सा हो गया भाई? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसकी हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगी? sp, इसकी भी क्या निकल के आएगी? sp, क्योंकि दो एटम से अटैच है, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन से, ये भी एक हाइड्रोजन का, तो sp आ गई। द सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एसिटाइलिन इज नियर टू कार्बन विच हैज 50% एस करेक्टर। तो बिल्कुल सही है, इसी वजह से तो इनका एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो 50% एस करेक्टर होते हैं, जो जितना sp होगा वो ज़्यादा हाइब्रिडाइज होता है sp2 के कंपेयर में, फिर sp3 में। तो ये वाली चीज़ सही है। आगे देख लेते हैं। एसिटाइलिन हैज ओनली ओपन हाइड्रोजन इन ईच कार्बन। एसिटाइलिन कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अमॉन्ग द पॉसिबल हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 कार्बन। अब ये तो सही है बट इसका एसिडिक के साथ में कोई लिंक नहीं है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन और डी देख लेते हैं। डी में बोला गया है एसिटाइलिन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एल्काइन विद मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2n-, बट हमसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा गया ना कि ये क्यों है, तो ये इसी वजह से है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग टू डिस्टिंग्विश कंपाउंड 3 फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपाउंड। ये 3 जो हमारे सामने टोटल 4 कंपाउंड दिए, इनमें से कौन सा रिएजेंट है जिसकी वजह से हम इसमें और इन तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं? मतलब 3 वाला कार्बन जो है, 3 वाला जो कंपाउंड है वो इन सबसे अलग होना चाहिए। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए, ब्रोमाइन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमाइन इन एसिडिक एसिड, एल्कोहलिक KMnO4 या फिर एमोनियसियल सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे सिल्वर एमोनियसियल जो होता है AgNO3, एमोनियसियल AgNO3 जो होता है उसके साथ में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर जो है वो जो थर्ड कार्बन है वो ही केवल रिएक्शन करवाएगा, रिएक्ट करेगा, बाकियों के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से हमें जो है वो यहाँ पर पता चल जाएगा। क्लियर है? तो इस वजह से यहाँ पे ये जो हमने बात की थी कि यहाँ पे ये केवल इसी से करता है, जो हमारा 1 ब्यूटाइन होता है इसके साथ में रिएक्शन करता है, 2 वाले के साथ में नहीं करता है। तो यहाँ पर यही वाली सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है और केवल इसके साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, बाकियों के साथ में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर ये बाकी चीज़ हमें पता चल जाएगी। तो वो हवाला जो रिएजेंट है वो है हमारा ऑप्शन डी, एमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, जो कि इससे और बाकी अलग से कर सकता है, डिफरेंस बता सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और क्वेश्चन नंबर 62 हमसे पूछा गया अमॉन्ग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज, यानी यहाँ पर हमें अलग अलग रिएक्शन दी हुई है, हमें बताना कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोसीड होती है। अब देखिए यहाँ पर पहली रिएक्शन दी है कि यहाँ पर हमारे सामने CH2OH है, यहाँ पे HCl को हीट करके हमारे सामने ये प्रोडक्ट बनता है। तो क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या फिर हमारे सामने ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट है जहाँ पर CuCl2 के साथ में रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनता है। ये हमारे सामने AlCl3 और ये प्रोडक्ट बनता है और फिर हमारे सामने ऑप्शन डी है जहाँ पे ये एडिशन रिएक्शन होके ये सब प्रोडक्ट बनता है। तो हमें बताना है कि कौन सी जो रिएक्शन है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन आती है NCERT पेज नंबर 401 पे, NCERT 401 पे जहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन आती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। यहाँ पर उसका जो हमारे सामने एग्जाम्पल है वो ये वाला, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बहुत आसानी से। क्लियर है? प्योरली NCERT बेस्ड है, आपको फिर बता रहा हूँ, प्योरली NCERT बेस्ड है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। NCERT के पेज नंबर 401 पे मिल जाएगी। नीट 2019 का ये क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट हमसे वही फ्रीडल क्राफ्ट के बारे में दोबारा पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन हैलाइड कंपोनेंट फॉर द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी इनमें से कौन सा हम हैलाइड की तरह यूज कर सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। नीट 2016 में
फर्स्ट है क्लोरोबेंजीन, सेकंड है ब्रोमोबेंजीन, सी है क्लोरोइथीन एंड डी है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी वहाँ पर जो हैलाइड है जो बेंजीन के साथ में जाके अटैच होगा, तो देखिए ये जो क्लोरोबेंजीन के अंदर जो क्लोरीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन के अंदर जो ब्रोमो हो गया, या फिर क्लोरोइथीन के अंदर ये जो क्लोरो हो गया, तो यहाँ पर देखिए इथीन में भी डबल बॉन्ड है, इनके अंदर तो रेजोनेंस होती है, उसकी वजह से जो CX जो बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन के साथ में ये जो हैलाइड का बॉन्ड होगा ये फ्री नहीं रहेगा। क्लियर है? तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमें जो मिल सकता है, जो यहाँ पे सूटेबल होगा, जिसे हम यहाँ पे CX बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हैं, वो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के अंदर कर सकते हैं। वहाँ से हम जो क्लोराइड है उसको क्लोरीन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर जो हाइलाइट कंपोनेंट जो ज़्यादा बेस्ट है वो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के अंदर से निकाल सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम आर कोप्लेनर। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा एटम है जिसमें सभी कोप्लेनर है। ये हमारे सामने ऑप्शन दिया ABCOD। अब यहाँ पर देखिए कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडेशन सब में अलग अलग है। यहाँ पे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये सभी जो है वो एक कोप्लेनर नहीं हो सकते। अब यहाँ पर क्या हाइब्रिडेशन निकल कर आएगी sp3, और यहाँ पर क्या निकल कर आएगी sp2। तो ये जो है वो सभी मॉलिक्यूल कार्बन के sp2 हाइब्रिडेशन में है, इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं, कोप्लेनर है। तो आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया, इन पायरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। ये हमारे सामने NH ग्रुप है, यहाँ पे 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे होगी, यानी ये 2 और 3rd पे, या फिर 3rd एंड 4th पे, या फिर 2nd एंड 4th पे, या फिर 2 एंड 5 पे। NH ग्रुप दिया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन सा ये डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, 2 एंड 5 पे। 2 एंड 5 पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। NCERT के पेज नंबर 402 पे ये एक्सप्लेन भी किया गया है एक फिनोल का एग्जांपल लेके। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, 2 एंड 5 पे होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 66 है, इन द गिवन रिएक्शन। ये हमारे सामने रिएक्टेंट है और फिर ये हमारे सामने जो है वो रिएजेंट है, और फिर यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमें बताना है कि वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। सबसे पहले देखिए होगा क्या, ये जो HF है उसका एडिशन हो जाएगा। उसका एडिशन होगा तो क्या होगा, हमारे सामने कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन अटैच हो जाएगा और फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव जाता है। इस टाइप से हमारे सामने ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, इसका जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगा, और ये जो फ्लोरीन है वो भी रिमूव हो जाएगा, और फिर हमारा ये जो डायरेक्टली है ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ में। यानी अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि या ये बनेगा, यानी ये फ्लोरीन अटैच रहेगा, ये बनेगा, या फिर इनमें से ये बनेगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है, ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं बना है। तो देखिए ये भी नहीं बनेगा, और जो फ्लोरीन है वो भी रिमूव हो जाएगा, और हमारे सामने जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा। जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगा, सबसे पहले एडिशन रिएक्शन होगी, और उसके बाद में क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगा। तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो ये आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया है, कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। यानी बेंजीन का क्या हो रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है, यूजिंग द मिक्स्ड कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एंड HNO3। अब यानी H2SO4 एंड HNO3 दोनों लिए इन ए लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 इज एडेड टू द मिक्सचर, द रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी। यानी अगर यहाँ पर हम इसमें KHSO4 और ज़्यादा ऐड कर दें इस मिक्सचर के अंदर, जहाँ पर हमारे सामने बेंजीन H2SO4 एंड HNO3 है, उसमें अगर और ज़्यादा KHSO4 ऐड कर दें तो रेट ऑफ नाइट्रेशन जो रिएक्शन है वो क्या होगी, अनचेंज होगी, डबल होगी, फास्टर होगी, स्लोवर होगी। तो एक्चुअल में जो ये रिएक्शन है वो NCERT में दी हुई है। यहाँ पे जो हमारे सामने नाइट्रॉन है और यहाँ पर ये जो H2SO4 है, ये मिलकर जो है वो बेंजीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो जाता है। बट अगर हम बहुत ज़्यादा KHSO4 मिला देंगे तो अब होगा क्या, जो HSO4 जो रिएक्शन में यहाँ पर ये जो आयन हमारे पास सामने SO4-2 वाला जो आयन होगा वो बहुत ज़्यादा बनने लगेगा। क्या होगा, HSO4- वाला जो आयन होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा हो गया तो रेट जो है वो रिवर्स होने लग जाएगा। रेट क्या होने लग जाएगा, रिवर्स होने लग जाएगा। तो अनचेंज हो जाएगा, डबल हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, या फिर स्लोअर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन में चलने लग गई, इसका मतलब जो है वो स्लोअर हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो HSO4 यहाँ पर भी है, फिर SO4 यहाँ पे भी बहुत सारे आयन और हो जाएंगे, तो उस वजह से रेट रिवर्स होने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया दी ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, तो उसमें जो है वो क्या बनेगा, मैलिक एनहाइड्रेट बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा, बेंजोइक एनहाइड्रेट बनेगा। तो सबसे पहले हम बेंजीन लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। अब V2O5, तो अब इसमें जब ये रिएक्शन होगी ना, तो ये बेंजीन में क्या होगा, ये इस टाइप से बन जाएगा CH, फिर हमारे सामने डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर हमारे सामने कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, एक यहाँ पर इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी और एक यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो V2O5 है, एयर की वजह से बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हैं वो अटैच हो जाएंगे और ये जो मॉलिक्यूल है वो हमारा इस टाइप से ब्रेक डाउन कर जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है इसको क्या बोलते हैं, मैलिक एनहाइड्रेट बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। बेंजोइक एसिड तो बिल्कुल नहीं है, बेंजीन तो यहाँ पे नहीं है, बेंजल्डिहाइड भी नहीं है, बेंजोइक एनहाइड्रेट भी नहीं है, ये इसको क्या बोलते हैं, मैलिक एनहाइड्रेट बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया What product are formed when the following component is treated with the Br2 in the presence of FeBr3, यानी ये है, इसके साथ में हमने Br2 का प्रेजेंस इन द प्रेजेंस में यहाँ पे Br2 को साथ में ट्रीट किया, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए CH3 क्या है एक्चुअल में, CH3 ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टरिंग ग्रुप है। अब NCERT के पेज नंबर 296, अब मैं आपको बता दूँ ये रिएक्शन कहाँ दी हुई है, ये रिएक्शन दी हुई है NCERT के पेज नंबर 296 पे। चैप्टर नंबर है हमारा 10th, क्लास है हमारी 12th, यानी हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन वाला जो चैप्टर है वहाँ पर ये दिया हुआ है। क्लियर है। वहाँ पे जब हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे, अब जो CH3 है ना वो क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टरिंग ग्रुप है। क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टरिंग ग्रुप है। बट क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऑर्थो है, तो इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए, ये CH3 के लिए तो ये ऑर्थो पोजीशन होगी, ये पैरा पोजीशन होगी। तो यहाँ पर Br क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो है वो हैवी जो है वो मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो यहाँ पर इनके बीच में सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक तो ऑर्थो यहाँ पर आ सकता है। क्लियर है। इसके यहाँ पे ऑर्थो आ जाएगा और एक यहाँ पर ग्रुप आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए ये ऑर्थो भी हो गया, पैरा हो गया, इसके लिए ये ऑर्थो हो गया, पैरा हो गया, यहाँ पर जो ग्रुप है वो नहीं आ पाएगा। क्लियर है। और इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, जो यहाँ पर Br आएगा वो मेजर बनेगा और जो यहाँ पर Br आएगा वो माइनर बनेगा। तो इस टाइप से देख लो कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में Br नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट हमारे सामने नहीं बनेगा। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये Br इनके बीच में नहीं आ पाएगा, ये भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फिर उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर इसके होता गया, यहाँ पे पैरा आ गया, तो ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, तो क्या ये बन सकता है, जी नहीं, ये तो मेटा आ गया ना, इसके लिए ये Br जो है इसके लिए मेटा हो गया, तो मेटा तो है नहीं, ऑर्थो एंड पैरा है, तो ये नहीं बन सकता। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे सामने, सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन, विच वन इज मोस्ट डीएक्टिव, इनमें सबसे ज़्यादा डीएक्टिव बताना है कि कौन सा है। अब देखिए डायरेक्टली NCERT के पेज नंबर 403 पे जो है उनका सबका सीक्वेंस दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन सा है, और 403 पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो नाइट्रो ग्रुप है, जो NO2 वाला ग्रुप है, वो मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो हमारा जो मेटा डायरेक्टिंग के लिए मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो NO2 है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन जी। NCERT के पेज नंबर 403 पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजिली, इनमें से कौन सा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ज़्यादा जल्दी नहीं जाएगा, नाइट्रोबेंजीन नहीं जाएगा, टोल्यूइन नहीं जाएगा, क्यूमीन नहीं जाएगा, या फिर जाइलीन नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोबेंजीन है अभी अभी पढ़ के आए थे, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है, स्ट्रॉन्गली एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इनमें से मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये नाइट्रो ग्रुप है। और अगर ये नाइट्रोबेंजीन है तो ये सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है। अगर एक्टिवेटिंग होता तो यहाँ पर बहुत आसानी से फ्रीडल क्राफ्ट में चला जाता, बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो ये इजीली नहीं जाएगा। तो आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक, इनमें से कौन सा एक नॉन एरोमेटिक है। देखिए ये एरोमेटिसिटी का पूरा कंसेप्ट जो है वो NCERT के पेज नंबर 399 पे है। 3 रूल है, सबसे पहले जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए, सेकंड क्या है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन का, और थर्ड क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो रूल है जिसको अकल रूल बोलते हैं वो फॉलो होना चाहिए।
अब यहाँ पे कंप्लीट डीलोकेशन हो रहा है और 2 to 4 to 6 ये भी जा रहा है और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, तो ये दोनों एरोमेटिक हो गए और हमसे पूछा क्या है, नॉन एरोमेटिक पूछा है। अब इसमें देखिए कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन में नहीं जा रहा, ना तो यहाँ पे जा रहा ना यहाँ पे जा रहा, तो ये क्या हो गया, एक नॉन एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर तो इसके पास में नॉन पेयर है तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, इसके पास में 6 हो जाएंगे, तो वो भी चला जाएगा, बट डी वाला नहीं जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 72 का डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। अब मोस्ट रिएक्टिव पूछा हमसे। सबसे पहले बात करते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है, हमारे बेंजीन के ऊपर COOH अगर लग जाता है तो वो बेंजोइक एसिड होता है। नेक्स्ट नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, अगर हमारी बेंजीन के ऊपर NO2 लग गया तो वो क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया। फिर क्या हो गया हमारे सामने टोल्विन। अब टोल्विन किसको बोलते हैं, टोल्विन बोलते हैं अगर CH3 लग जाए बेंजीन के ऊपर तो वो होता है टेल्विन, और बेंजीन तो नॉर्मल हमारा बेंजीन है। अब से मोस्ट रिएक्टिव पूछा है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है वो CH3 होगा। सबसे मोस्ट ये होता है हमारा टोल्विन, उसके बाद होता है बेंजीन, उसके बाद होता है बेंजोइक एसिड, और सबसे लीस्ट जो होता है डीएक्टिव होता है वो नाइट्रोबेंजीन, हम कई बार कर चुके हैं। तो मोस्ट जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वो टोल्विन होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 403 पे दिए भी हुए हैं, 402 एंड 403 पे यही दिए हुए हैं, बार बार दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला गया द रिएक्शन ऑफ टोल्विन, द रिएक्शन ऑफ टोल्विन विद Cl इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट्स गिव Y, X एंड Y बताना है। टोल्विन क्या होता है, यानी ये अभी हम पढ़ के आते हैं बेंजीन के साथ में CH3 लग जाए इसको टोल्विन बोलते हैं। यहाँ पर इसके साथ की रिएक्शन FeCl के अंदर करवा रहे हैं। अब आपको फिर बता दूं, ये जो आपका CH3 है वो क्या है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो वो करवाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है डायरेक्टली, तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कराता है, तो ये ऑर्थो हो गई और ये पैरा पोजीशन हो गई, यानी या तो क्लोरीन यहाँ पे होगा या क्लोरीन यहाँ पर होगा अगर FeCl3 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो। क्लियर है। अब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में देख लीजिए, सबसे पहले जो X बनेगा, सबसे पहले देखते हैं जो X देगा। X हमारा ऑर्थो एंड पैरा, बेंजल क्लोराइड नहीं, मेटा डायरेक्टिंग जी नहीं, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाएगा, बिल्कुल सही है, बेंजल क्लोराइड नहीं होगा। तो ये तो हमारा सही होगा कि ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा Cl अगर टोल्विन के साथ में, क्यों, क्योंकि CH3 जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे करवाता है। अगर लाइट में कर रहे हैं, पहले तो हमने FeCl पेयर में, अब लाइट में कर रहे हैं तो क्या होगा, जितने जहाँ पर जो टोल्विन के पास में जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये वाला जो CH3 में ये जो 3 हाइड्रोजन है ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे और हमारे सामने आ जाएगा Cl3, तो यहाँ पे ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन बन जाएगा। ये बिल्कुल सही है, तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमसे पूछा गया बेंजीन रिएक्ट विद द CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट ACl3। अब आपको फिर बता दूं, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 400 पे। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड, जाइलिन, टोल्विन। अब ये साफ साफ एनसीईआरटी में लिख रखा है, यहाँ पर बनता है टोल्विन। जब बेंजीन की रिएक्शन CH3 के साथ में करते हैं तो CH3 वाला ये जो कंपोनेंट है वो बेंजीन के साथ में अटैच हो जाता है और यहाँ पे बनता है क्या, टोल्विन बनता है। और HCl जो है यहाँ पर ये जो Cl है वो हाइड्रोजन जो निकलेगा उसके साथ में बना के HCl बना लेते हैं, तो टोल्विन बनता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 में बोला गया नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन by using a mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 in the mixture nitric acid act as an। तो इसमें नाइट्रिक एसिड किस तरह से एक्ट करेगा, एसिड की तरह से, बेस की तरह से, कैटलिस्ट की तरह से, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों तरह से यूज़ करता है, वैसे कैटलिस्ट की तरह भी यूज़ करता है, बेस की तरह भी यूज़ करता है, बट मेनली जो यहाँ पे यूज़ होता है वो बेस की तरह होता है, क्योंकि देखिए जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है वो ऑलरेडी क्या है, एक बेस है। और ये जो रिएक्शन है ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 400 पे दी हुई है, नाइट्रेशन रिएक्शन, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है और NO3 जो है वो पॉजिटिव बन जाता है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज़ करता है। अब इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मतलब इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, बेस की तरह यूज़ करेगा। ये किसकी तरह यूज़, क्यों, क्योंकि H2SO4 जो वो ऑलरेडी एक हाईली एसिडिक मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अब इसको क्या बनना पड़ेगा, बेस बनना पड़ेगा, तो ये बेस की तरह यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इनमें से मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कौन सा करेगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 402 पे साफ साफ ये जो पूरी सीरीज मेंशन की गई है। अब देखिए आप वो पूरी सीरीज देख लोगे एनसीईआरटी में, बट उसमें डिटेल में बताया जो गया है ना वो फिनोल के बारे में बताया गया। पहले फिनोल के बारे में बताया गया कि मोस्ट जो आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो फिनोल है, और फिर जो सीक्वेंस है वो अलग अलग दिया गया है। तो फिनोल यहाँ पे कौन सा, ये वाला है। तो फिनोल मोस्ट जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की तरह काम करेगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे निकलकर, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देखने वाले हैं कौन सा, 78। अब 78 में क्या बोला गया देखिए, The order of decreasing reactivity towards an electrophilic reagent for the following: बेंजीन, टोल्यूइन, क्लोरोबेंजीन और फिनोल। अब यहाँ पर आप समझिए फिनोल जो है वो मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये अभी हमने बताया था कि फिनोल जो मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी का। तो इसका मतलब फिनोल तो मोस्ट एक्टिवेटिंग है, तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करेगा। तो यहाँ पे फिनोल यहाँ पर और यहाँ पर ले लेते हैं, इसका मतलब दो ऑप्शन हमारे सामने हट गए। क्लियर है। ओके उसके बाद में देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे सामने क्या आएगा। नेक्स्ट हमारे सामने जो निकल कर आएगा वो आएगा टोल्यूइन। अब टोल्यूइन क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, तो ये वाला जो है वो मोस्ट एक्टिवेटिंग होगा। फिर बेंजीन नॉर्मल है, और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जो वो सबसे लास्ट में आएगा। क्लोरोबेंजीन क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। जो हेलोजन है वो क्या एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एराइल, हैलाइड और हेलोजन जो होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरो है, हैलाइड है, हेलोजन है। तो ये हमारे सामने जो निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 403 पे पूरा सीरीज दी हुई है, वहीं से आइए क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 79 देखते हैं। यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 एज कैटलिस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस इथाइल बेंजीन, कौन सी इथाइल बेंजीन बनाएगी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 4003 पे। ये हमारे सामने बेंजीन हो गया। CH3 CH2 OH लेंगे जी, नहीं OH वाला ये वाला ग्रुप नहीं लेंगे। अगर आपको याद है तो इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने सबसे पहला एरोमेटिक वाला किया था, वहाँ पे इसको हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ओके फिर क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे C3 आ गए हैं, बट हमें फिनाइल जो है वो इथाइलिन बनाने 2 कार्बन चाहिए, तो ये भी नहीं लेंगे। अब ये वाला हम लेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके साथ में यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हट जाएगा, और ये जो है इसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो निकल कर हमारे सामने आएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 80 देख लेते हैं। फिर पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसके अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है वो क्लोरीन के अंदर होगी। क्या ये क्लोरीन फ्री रेडिकल का काम करेगा बॉइलिंग के अंदर, या फिर ये होगी, या फिर हमारे सामने ये होगी, या फिर हमारे सामने ये वाली रिएक्शन होगी। फ्री रेडिकल जो है वो जो हमारे हेलोजन्स होते हैं वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में जाएंगे और वहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी में ये साफ साफ मेंशन किया गया है। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है 81 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में बोला गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपाउंड एनिलीन बेंजीन नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ पर जो है वो साफ साफ ये बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट आपको कंफ्यूजन आएगा कि एनिलीन क्या होती है। एनिलीन होती है बेंजीन के साथ में NH2 ग्रुप, ये एनिलीन होती है। सिंपल बेंजीन आपको समझ में आता है, नाइट्रोबेंजीन भी आपको समझ में आता है। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, NO2 होता है। अब आप सिंपल सा समझ जाइए कि यहाँ पर ये तो मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और ये जो है वो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है डोनेटिंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन विडोइंग होता है, तो ये मोस्ट डीएक्टिवेटिंग हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 वाला ही सीक्वेंस आ जाएगा। तो आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 82 में आ गए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अब सेम वही बार बार वही क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। यहाँ पर हमें बताना है OCH3 CH3 ये वाला। अब हमें बताना है कि इसके अंदर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए इन दोनों में से निकालिए। ये तो हमारे सामने फ्लोरीन वाला हो गया, हेलोजन हो गया, ये तो मोस्ट डीएक्टिवेटिंग होगा। ये तो हमारे सामने मोस्ट डीएक्टिवेटिंग होगा। अब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा नहीं हो सकती, सबसे कम होगी, सबसे कम इसकी होगी। ये तो हमारे सामने आंसर निकल कर आ रहा है बेटा, आगे देखते हैं। अब इन दोनों में से जो है वो सीक्वेंस दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 402 पे 403 पे। तो ये ज़्यादा होता है, तो ये थर्ड वाला होगा। फिर हमारे सामने टोल्यूइन आएगा, फिर सिंपल बेंजीन, और फिर ये मोस्ट डीएक्टिवेटिंग होता है। तो हमारा सीक्वेंस जो है वो निकल कर आएगा ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन द टोल्यूइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय।
अब आपको बता दूं कॉपी पेस्ट है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 400 पे 400 पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन दिया हुआ है। वहाँ पे जब हम यहाँ पे CH3 CHCl3 इनमें से कौन सा लेंगे, CH2Cl2 लेंगे या फिर CO, तो ये वाला जो हम लेंगे तो उसमें हम टोल्यूइन का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो बहुत आसानी से सेम कॉपी पेस्ट है फॉर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके इसी टाइप का सेम क्वेश्चन 84 है। इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बिसाइड AlCl3 अदर प्रोडक्ट क्या लेंगे, वही लेंगे CH2 CHCl3, यही लेंगे CH2 Cl3, तो ये सेम ही लेंगे। और इनमें से क्या लेंगे, ये वाला तो CH4 और COCl3 रहने तो लेते नहीं है, यही लेते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 400 पे जो सेम क्वेश्चन है वही वापस है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। ओके 85 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल, मोस्ट इजीली यानी मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होगा, OH ग्रुप यानी फिनोल वाला होगा, क्लोरोबेंजीन, सिंपल बेंजीन या फिर टोल्यूइन। तो यहाँ पर ये वाला मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, 2-3 बार करवा चुके हैं इस टाइप का सेम क्वेश्चन, तो आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 407 पे भी देख लेना और क्वेश्चन नंबर 77 इस टाइप का सेम करवाया था। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 86 देख लेते हैं। अब हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ दीज ए नॉट कंपेटिबल विद द एरीन, एरीन के साथ में कौन सा कंपेटिबल नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, डीलोकेलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर स्टेबिलिटी या फिर रेजोनेंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, नॉट है एडिशन रिएक्शन, तो ये जो है वो गलत है। पाई इलेक्ट्रॉन होता है बिल्कुल, स्टेबिलिटी भी होती है, रेजोनेंस भी होता है, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 87 देख लेते हैं। एमोंग द कंपाउंड 1 2 3 कंपाउंड दिए हुए हमारे सामने और क्या पूछा गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद एन इलेक्ट्रोफाइल। अब ये भी कोई बताने की चीज़ है या दोबारा बार बार बताना पड़ेगा, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये वाला सीक्वेंस होगा, हाँ या ना, ये भी हो गया हमारा सामने, आंसर आ गया ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 402 पे दोबारा देख लेना अगर अब भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो। इस टाइप का 81 और 82 नंबर क्वेश्चन भी करवाया था। नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है 88। अब क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोला गया, इलेक्ट्रोफाइल इन द केस ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब जहाँ पे क्लोरीनेशन, यहाँ पे बोला गया इलेक्ट्रोफाइल कौन यूज़ करेगा, Cl, FeCl3, Cl+ या फिर Cl-। चाहे FeCl3 में जब क्लोरीनेशन करेंगे तो जो Cl+ है वही तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बिहेव करेगा, Cl+ बिहेव करेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 89 देख लेते हैं। द रिएक्टिव स्पीसीज इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, NO2, NO3, HNO3, NO2- या NO2+, कौन सी होगी इनमें से। तो यहाँ पर जो नाइट्रोनियम आयन है ये वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये वाली जो होती है वो मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज की तरह बिहेव करती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो 90 है भैया, विच इज द करेक्ट सिंबल रिलेटिंग टू द 2 केकूल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। तो केकूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ कि इनमें से कौन सा एरो यूज करते हैं, तो ये वाला एरो यूज करते थे, ये नहीं ये वाला, ये तो इक्विलिब्रियम के लिए ये वाला नहीं, ट्रिपल बॉन्ड ये नहीं, ये वाली एरो यूज करते थे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 में हमसे क्या पूछा गया, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बेंजीन। तो बेंजीन के रिकॉर्डिंग हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन सी है, बिकॉज ऑफ अनसैचुरेटेड बेंजीन इजीली अंडरगो एडिशन। क्या बेंजीन अनसैचुरेटेड होती है, नहीं। देयर आर 2 टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द बेंजीन, क्या किसी में हाइब्रिडेशन अलग होती है, नहीं, सब में सेम होती है sp2। देयर इज ए साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, क्या ऐसे साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन होता है, बिल्कुल सही है। मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन गिव 3 आइसोमेरिक कंपाउंड, ये बिल्कुल नहीं होता, ये हमारा जो है वो बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं नीट 2021 एंड 2022 के क्वेश्चंस। अब हमारे सामने नीट 2021 का क्वेश्चन है, डाइहेड्रल एंगल ऑफ द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन इज। इथेन में लीस्ट स्टेबल जो कन्फर्मर है उसका डाइहेड्रल एंगल बताना है। अब देखिए यहाँ पर 2 कन्फर्मर निकल के आते हैं, एक होता है स्टेगर्ड जिसमें इस टाइप से हमारे सामने बॉन्ड होते हैं, क्लियर है, और एक होता है इक्लिप्स जिसमें हमारे सामने इस टाइप के बॉन्ड होते हैं, क्लियर है, इस टाइप के बॉन्ड होते हैं, ये इक्लिप्स्ड हो गया। इनमें से ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये मोस्ट अनस्टेबल होता है, तो लीस्ट स्टेबल पूछा है यानी कम स्टेबल, तो वो इक्लिप्स्ड हो गया, तो ये सिंपल है हमारे सामने इस टाइप का हो गया, क्लियर है, ओके। अब इनके बीच में जो हमारे सामने डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, डाइहेड्रल एंगल ये होता है, ये वाला, इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन के बीच में ये वाला जो एंगल है इसको डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। अब ये इक्लिप्स्ड में कितना होता है, 0 डिग्री होता है, कितना होता है, 0 डिग्री होता है। एनसीईआरटी में सारा इक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड फॉर्म वाला कंप्लीट दिया हुआ है, और मोस्ट स्टेबल जो होता है उसमें 60 डिग्री होता है, बट लीस्ट स्टेबल में जो होता है वो इक्लिप्स्ड के अंदर केवल 0 डिग्री होता है डाइहेड्रल एंगल, क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा
क्या हमारा ऑप्शन फर्स्ट 0 डिग्री एंगल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो नीट 2022 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया विच कंपाउंड अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अब एरोमेटिसिटी वाले सारे रूल जो हैं वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 399 हाइड्रोकार्बन में दिए हुए हैं। 3 रूल है, सबसे पहले कोप्लेनर होना चाहिए, सेकंड क्या है कि यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, एंड थर्ड जो है वो 4n+2π वाला जो रूल है वो फॉलो करना चाहिए। अब इसमें देखो यहाँ पर जो है वो कंप्लीट डीलोकेलेशन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगातार स्पेस खाली है। इसमें हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, इसमें भी हो जाएगा लोन पेयर है, इसमें भी हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर है, बट यहाँ पे कंप्लीट डीलोकेशन नहीं हो रही, तो ये पहला ही वाला जो है वो नॉन एरोमेटिक है। तो आंसर आ गया ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है रूल, आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। इनमें से क्लोरोबेंजीन अगर हमें बनानी है तो मोस्ट जो स्टेबल मोस्ट आसानी से जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। इसका आंसर एनसीईआरटी के पेज नंबर 400 पे दिया हुआ है, जहाँ पे हेलोजिनेशन रिएक्शन है, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वहाँ पे हेलोजिनेशन रिएक्शन आती है उसमें। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्या ये रिएक्शन कंपोनेंट लेंगे HCl हीटिंग? नहीं, हम यहाँ पे बेंजीन लेंगे, Cl2 लेंगे और उसके साथ में एनहाइड्रस FeCl3 लेंगे, और यहाँ पर ये जो रिएक्शन है उसके साथ में हमारा क्लोरोबेंजीन जो वो बन जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा निकल कर आएगा। फिनोल नहीं लेंगे, नहीं सिंपल बेंजीन और HCl लेंगे। सॉरी, क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा हमारे सामने निकल कर ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने नेक्स्ट है, कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय द जेन H2O गिव्स एन एल्डिहाइड एंड 2-मिथाइल प्रोपेन एज द प्रोडक्ट द कंपाउंड X। हमें बताना है कि कौन सा X है जिसकी वजह से हमें एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक 2-मिथाइल प्रोपेन बनेगा। ओजोनोलाइसिस वाला ये कंपोनेंट दिया हुआ है। अब ओजोनोलाइसिस जो है वो हमें एनसीईआरटी के पेज नंबर 391 पे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में मिल जाएगी। अब पेंटूइन से क्या हमें फॉर्मेल्डिहाइड और 2-मिथाइल प्रोपेनल मिल जाएगा, या फिर 3-मिथाइल एंड 1 से, या फिर इनसे। तो हम देखिए जो पेंटूइन है तो यहाँ पे 1 2 3 4 और इस टाइप से 5, तो ये अगर हम पेंटूइन ले लेते हैं तो इसमें क्या बन जाएगा, तो इसमें इस टाइप से हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगेंगे, एक ऑक्सीजन इधर निकल जाएगा और एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने जो है वो 2-मिथाइल प्रोपेनल नहीं बन रहा, इसमें 2-मिथाइल प्रोपेनल हमें नहीं मिल रहा। सेकंड वाला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, ब्यूट 1 और 3 पे मिथाइल है, 1 2 3 4, ये ब्यूट हो गया, 1 2 3 ये हमारे सामने यहाँ पे इन हो गया, और यहाँ पे क्या बोला गया 3 पे, 1 2 3 पे ये मिथाइल है यानी CH3 है। क्लियर हो गया? सॉरी, दोबारा से ये हमने स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया, 1 2 3 4 और ये पे यहाँ पे इस टाइप से CH3 है। क्लियर है? CH3 है। अब ये है हमारा 1 पे इन है ना, सॉरी, तो ये 1 2 3 4 हो गया, ये 3 पे मिथाइल आ गया और इन आ गया। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेंगे, ओजोनोलाइसिस इसी तरह कराते हैं, ब्रेक डाउन करेंगे और एक ये CHO निकल कर आ जाएगा। तो अब ये CHO आ गया तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड तो यहाँ पे मिल गया। अब ये क्या है, 1 2 3 और यहाँ पर भी CHO होगा, तो इसका मतलब क्या है, हमें प्रोपेनल भी मिल रहा है और 2-मिथाइल है, 1 2 2 मिथाइल प्रोपेनल मिल रहा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। एनसीईआरटी के पेज नंबर 391 पे ओजोनोलाइसिस दिए हुए, आप डिटेल में उसको देख सकते हो। क्लियर है? वहाँ पे जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे हम इस टाइप से ऑक्सीजन जोड़ के और उसकी हेड बना के उन दोनों को ऐसे अलग कर देते हैं और हमारा प्रोडक्ट निकल कर आ जाता है। तो ये चीज़ जो बताई इन्होंने फॉर्मेल्डिहाइड और 2-मिथाइल, ये इस पे मिलेगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर है? तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।